आज हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं। मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं हम लोग। ये फॉर्मूला कि 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v कैसे आता है, इसको हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। क्लियर? तो ध्यान से सुनो मेरी बात। सबसे पहले कि जो आपको शुरू में हम कॉन्सेप्ट अभी बताएंगे, वो कॉन्सेप्ट पहले आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, तभी ये मिरर फॉर्मूला का प्रूफ समझ में आएगा। ठीक है? 3 कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे, वो तीनों कॉन्सेप्ट सबसे पहले आप बैठा लीजिएगा दिमाग में। अगर आप वो कॉन्सेप्ट जानते हैं पहले से, तो आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो मतलब प्रूफ बहुत स्लो बताया जा रहा है, तो आप क्या करो, वीडियो को 1.25 या 1.5 पे करके देखा करो। ठीक है? तो थोड़ा सा तेज चलेगा तो आप वीडियो देख सकते हैं। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिरर फॉर्मूला प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे देते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बीच में यूज होगा, तो उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई? किसी भी चीज का प्रूफ कर रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर आपके माइंड में है, तो प्रूफ आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि उसके क्या क्या स्टेप होते हैं। ठीक है? चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है? तो मिरर फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही चीज हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। स्मॉल f क्या होता है? फोकल लेंथ। कहां से मेजर किया जाता है? फोकल लेंथ क्या होता है? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस। v आपका होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये कौन सा डिस्टेंस होता है? आपका पोल से इमेज तक का डिस्टेंस। और ये क्या होता है? u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब कहां से? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस। क्लियर? यहां तक बात समझ में आनी चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको कैसे प्रूफ करेंगे। उसके लिए कुछ देखिए, जैसे मान लिया अगर हम लोग एक मिरर लें, एक ये मिरर हो गया और दूसरा मिरर हम लोग ऐसा लेते हैं। ठीक है? तो देखिए इसमें क्या होता है दोनों में, जैसे मान लिया यहां से अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें और यहां से कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है? ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या किया, दो कॉनकेव मिरर ले लिया। कैसा मिरर? कॉनकेव मिरर। आउटसाइड से जो पॉलिश होता है उसको कॉनकेव मिरर बोलते हैं। चलिए अब देखिए ये वाली डिस्टेंस क्या है? ये वाली डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाली डिस्टेंस कम है। तो यही बात आपको समझनी है कि अगर हम कोई ऐसा मिरर लेते हैं, सपोज कोई ऐसा मिरर हम लेते हैं जो अप्रोक्स ऐसा, और अगर कोई रे आके यहां पे टकराती है, तो यहां से जो हम लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, मान लिया ये पोल P हो गया और ये जहां पे आके हमने नॉर्मल ड्रॉ किया ये P डैश हो गया। तो हम लोग अपने एजम्पशन में P और P डैश को सेम मानने वाले। ठीक है? इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं लेंगे, ये P और P डैश को सेम मानेंगे। मतलब ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट आएगा, कोई भी पॉइंट ले लो, सपोज हम लोग A पॉइंट ले लेते हैं, तो आपका क्या होगा, ये जो आपका AP है, ठीक है, और जो AP डैश है, ये दोनों को हम इक्वल मानने वाले हैं। ठीक है? ये हमारा फर्स्ट एजम्पशन होगा इसमें। क्लियर? ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर में P और P डैश दोनों पॉइंट सेम होते हैं। ये पहला एजम्पशन होगा हमारा। दूसरी बात हम लोग क्या करने वाले, दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई सारे प्रूफ में यूज होगा, कई सारे न्यूमेरिकल में भी यूज होगा। ठीक है? चलिए बात करते हैं कि अगर हमें गिवन है, मान लिया किसी भी क्वेश्चन में, इफ थीटा यानी एंगल, थीटा मतलब एंगल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, देन साइन थीटा आपका अप्रॉक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट, अगर आपका दिया हुआ है टेन थीटा, तो वो भी क्या हो जाएगा? थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये दोनों तो ठीक है। ठीक है? इफ अगर एंगल आपका बहुत ही स्मॉल है, मान लिया कोई ऐसे ट्रायंगल बना हुआ और ये थीटा एंगल बहुत ज्यादा छोटा है, ऐसा मतलब यहां से बहुत छोटा एंगल है, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख लेंगे, टेन थीटा को भी थीटा के इक्वल लिख लेंगे। लेकिन कॉस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है, ये थीटा के इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल होगा। ऐसा क्यों होता है उसकी बात समझिए। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई साइन थीटा बहुत जीरो का मतलब क्या? थीटा बहुत स्मॉल का मतलब आप लिख सकते हैं बेटा कि थीटा टेंड्स टू जीरो। थीटा किसको टेंड्स कर रहा है? थीटा लगभग जीरो हो रहा है, लेकिन जीरो है नहीं, समझ रहे हो ना? बहुत छोटा है, मतलब जीरो के करीब। ठीक है?
तो साइन जीरो आपका वही आ जाता है, जीरो आ जाता है, इसीलिए साइन थीटा थीटा के इक्वल ले ली। लेकिन यहाँ पर कॉस जीरो तो 1 होता है ना, तो अगर थीटा जीरो के करीब जाएगा तो वो वैल्यू 1 के करीब जाती है, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। इसीलिए साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है, टेन थीटा थीटा के इक्वल होता है, लेकिन कॉस थीटा 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के। ये बात आप अभी नोट कर लीजिए, बीच में यूज होता है। साइन थीटा थीटा के इक्वल हो जाता है, टेन थीटा थीटा कॉस थीटा 1 के इक्वल हो जाता है। कब? जब थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत छोटा है तभी आप ऐसा करेंगे। तो हम इसमें जो प्रूफ करने वाले हैं उसमें एंगल, सारे एंगल को स्मॉल एंगल मान के चले, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये सारी बातें नोट करते जाना बेटा, सच बता रहा मैं आपको। ये अगर आप 10th में है तो 10th 11th 12th सब में यूज होगा। आप अगर 12th में है तो उसके बाद कंपटीशन लेवल में, ये बातें हमेशा आपको माइंड में बैठा के रखना, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें कि अगर कोई ट्रायंगल है, इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल, in a triangle the exterior angle is equal to sum of two opposite interior angle। इस बात को समझना, इन कोई भी अगर ट्रायंगल है, ठीक है, मान लिया हमने ऐसा बोला कि जैसे ये इस टाइप से एक ट्रायंगल बना ऐसे, ठीक है, हमने माना ये एक ट्रायंगल। यहां पे सपोज मान लेते अल्फा, ये बीटा और ये गामा। तो ये तीनों तो इंटीरियर एंगल है। ये तीनों क्या है? इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर वाला जो एंगल होता है उसको इंटीरियर एंगल बोला जाता है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाए? एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला, ये वाला एंगल थीटा, ये बाहर वाला एंगल, इसको एक्सटीरियर बोला जाता है। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है बेटा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल कौन कौन से है? देखो 3 है, लेकिन 2 अपोजिट वाले लेना आपको। तो ये वाला ये नहीं ले लेना, वो तो सामने 2 अपोजिट मतलब उसके अपोजिट। ये इसके साथ वाला कभी नहीं लेना, एक्सटीरियर के साथ वाला कभी नहीं लेना, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो एक्सटीरियर के साथ वाला नहीं लेना, उसके अपोजिट वाले दोनों सम थीटा के इक्वल होंगे। जैसे ये बीटा और अल्फा, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। यही चीज लिखा हुआ, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। वैसे आप पढ़ लिए होंगे, मैथ में आपको आता होगा बेटा, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है तो आप ध्यान से देख लेना। तो इन अ ट्रायंगल द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि कैसे, ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले, चलिए वीडियो पॉज करके कॉन्सेप्ट को नोट कर लिया कीजिए। जैसे हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लेते हैं, तो हमने माना ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ठीक है, 180 हो गया। अब यहां पे अगर ये एंगल हम बनाए, एक यहां पे इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ठीक है, तो आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मानना, ठीक है। तो देखो ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। ये तीनों क्या है? इंटीरियर एंगल। अगर आप इस पूरे की बात करते, अगर आप इस पूरे की बात करते, इस पूरे की, तो ये एंगल कितना होता भाई? एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना होता? 180 डिग्री। यानी अगर इस पूरे की बात करते तो ये एंगल होता कितना? 180 डिग्री। तो ये तीनों इंटीरियर, और अगर हम सिर्फ इतने एंगल की बात करें तो ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल है। ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला, देखो जो जिसको ये सारी बातें पता है वो वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे सीधा जाके मिरर फॉर्मूले से देख सकता है, ठीक है। चलिए एक्सटीरियर एंगल है बेटा, ये एक्सटीरियर एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। तो ये थीटा कितना होगा? देखो ये दोनों अपोजिट, इसके साथ वाला नहीं लेना, हमने पहले बोला था, दोनों अपोजिट वाले इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा। यानी ये थीटा इक्वल होगा 60 प्लस 60, 60 प्लस 60, देखो ये 60, ये 60, कितना हो जाएगा? 120। यानी ये थीटा जो आएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल जो आएगा 120 डिग्री के इक्वल है। और देखो प्रूफ भी हो रहा है, कैसे?
इतना अगर 120 है, इतना 60 है, तो पूरा कितना हो गया? 180 हो गया। देखो ये कितना, ये आया 120 और इधर वाला कितना है, ये वाला 60, तो 120 और 60 180 के इक्वल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। क्लियर? चलिए वीडियो पॉज करके ये सारी बातें नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मिरर फॉर्मूले के प्रूफ पे। ठीक है, अब हम लोग मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला हम लोग प्रूफ करेंगे। यहां पे हम लोग जैसे सबसे पहले क्या करते हैं, एक मिरर ले लेते हैं। अच्छा, आप कॉन्वेक्स से भी कर सकते हो, कॉनकेव भी कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्वेक्स से कर लेंगे, अभी हम लोग कॉनकेव मिरर से प्रूफ करते हैं। ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, बाहर से जो आउटसाइड से पॉलिश किया जाता है बेटा, उसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? कॉनकेव मिरर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जहां पर ये हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस जहां पे मिरर को कट करता है उस पॉइंट को बोला जाता है पोल, या फिर आप पी लिख सकते हैं, पोल या फिर पी लिख सकते हैं। पी पॉइंट हम लोग ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, यहां कहीं पर एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए, एक ऑब्जेक्ट ओ, यहां से एक लाइन जाएगी मिरर पे। ठीक है, और मिरर से यहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल का मतलब कि ये यहां से 90 डिग्री होना चाहिए, इसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है भाई, मिरर के सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए, नॉर्मल ड्रॉ कर। और ये नॉर्मल जहां पे कट कर रहा होगा ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब अगर यहां से एंगल थीटा है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो आपका रिफ्लेक्शन होगा रेज का, वो भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन भी कितने एंगल पे होगा बेटा? थीटा एंगल पे हो जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? थीटा एंगल पे हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? थीटा। ठीक है, और ये क्या होगा? जहां पे ये कट करेगा ऐसा, ये थीटा हो गया। ठीक है, और ये अगर इतना आपका है तो यहां कहीं पर आपका फोकस होगा, यहां कहीं पे आपका फोकस होगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सही से बना लेते हैं, थोड़ा और सही से बना लेते हैं इसको। थीटा एंगल लगना चाहिए, यहां कहीं से रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ठीक है, तो ये हमारी रह गई और ये रिफ्लेक्ट होके वापस आए। ठीक है, ये जहां अब हम क्या करते हैं, ये जहां पे कट कर रहा है यहां पे क्या हो जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा, इसको आई मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, फोकस से जो ये वाला डिस्टेंस होता है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इमेज से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वी। ठीक है, और ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और बचा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का ये देखो यहां से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट से और पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यू। उसको क्या बोलते हैं? यू। ठीक है, इतनी बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब हम लोग क्या एक काम करते हैं इसमें। ठीक है, एक एंगल ले लेते हैं हम लोग ओ, इसको पॉइंट मान लेते हैं ए। ठीक है, तो ओ ए और पी, मतलब अगर आप वही बात समझना हमारा है कि यहाँ पे अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये जो पी डैश होगा वो पी के इक्वल होगा। यहाँ पर पी डैश ही पी पॉइंट है, तो जहां पे पी डैश लिखना होगा आप पी लिखना है। ठीक है, हमने आपको समझाया था ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द स्मॉल एपर्चर। क्लियर? चलिए, तो हम एक ट्रायंगल लेते हैं ओ ए पी। ठीक है, देखिए फिर से देखिए ओ ए पी, ये भी ट्रायंगल ले सकते हो, या फिर ऐसा ट्रायंगल ले लो एक दूसरा कि ओ ए सी। ठीक है, हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले ट्रायंगल लेते हैं ओ ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए सी। देखिए ओ ए सी, तो इसको हम मान लेते हैं अल्फा, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, ये इमेज जहां से बन रहा है, इमेज वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं बीटा और इसको मान लेते हैं गामा। अब देखिए बेटा, ओ ए सी में ध्यान से देखिएगा, ओ ए सी में एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? बीटा। तो एक्सटीरियर एंगल बीटा इज इक्वल टू दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा कितना? अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। फिर दूसरी बात, फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ओ ए आई, इन ट्रायंगल ओ ए आई, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। तो ओ ए आई में गामा है जो आपका, ये गामा लिखा हुआ आर नहीं है, तो गामा एक्सटीरियर एंगल है, यानी ये बीटा प्लस थीटा के इक्वल होगा। तो गामा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, ये आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, यहां से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला इक्वेशन लिखेंगे बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, और यहां पे लिखेंगे गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस थीटा। थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करने के लिए यहां भी माइनस ले लो, यहां भी माइनस, यहां भी, इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, तो थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे बीटा, और ये माइनस हो चुका है तो बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा, और ये माइनस हो चुका है तो माइनस बीटा। अब बीटा को इधर लाओगे 2 बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा को इधर ले आओ या फिर गामा को, जैसे भी लिखना हो लिख लो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा प्लस गामा, देखो गामा उधर जाएगा तो प्लस, ये माइनस का गामा प्लस का गामा, तो अल्फा प्लस गामा, और ये बीटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 बीटा। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 2 बीटा, ये आया। इसको मान लो इक्वेशन नंबर ए, क्या मान लिया हमने, इसको इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अल्फा गामा और बीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश। देखिए हमें पता है कि जो हमारा tan थीटा होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए पहले हम इस वाले ट्रायंगल में लगाते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, किसमें, ये आपका हो जाएगा कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा AOC, ट्रायंगल AOC में ये हो जाएगा अल्फा आपका। ठीक है, चलिए अच्छा, यहां से अब हमें अगर अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए तो हम यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसको छोड़ दो ऐसे लिख लो, इन ट्रायंगल OAP डैश। अच्छा P डैश या P को हमने सेम बोला था ना, दोनों को क्या लेना, सेम लेना, ड्यू टू द स्मॉल एपर्चर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल OAP, इन ट्रायंगल OAP, ठीक है, P और P डैश दोनों सेम है, इन ट्रायंगल OAP। नहीं तो आप बोलोगे सर ये तो कर्व है सर, ट्रायंगल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बात समझना। तो इन ट्रायंगल OAP, यहां पे हम लिखेंगे tan अल्फा, पहले क्या निकालेंगे देखो tan अल्फा। अगर हम tan अल्फा यहां से निकालें बेटा, तो tan अल्फा, tan का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना AP, पर AP डैश लिखो या AP लिखो दोनों बात सेम है, तो कितना AP बाई बेस कितना हो जाएगा OP, बेस कितना हो जाएगा OP। ठीक है, तो AP बाई OP। दूसरा इन ट्रायंगल CAP डैश, मतलब CAP, इन ट्रायंगल CAP, इन ट्रायंगल CAP tan बीटा, अब की बार क्या निकालेंगे, या नीचे नहीं दिख रहा होगा शायद, एक सेकंड हम देख लें जरा नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ हल्का दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं tan बीटा, देखिए इन ट्रायंगल CAP, ठीक है, tan बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, फिर से वही AP, परपेंडिकुलर AP डिवाइड बाय बेस कितना है, बेस है आपका CP, बेस कितना है CP। ठीक है, तीसरा एक और बचा इन ट्रायंगल IAP, अब फिर ले लेते हैं लास्ट इन ट्रायंगल IAP। तो IAP में हम क्या लिखेंगे tan गामा कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से जरा, tan गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है AP है, और बेस कितना है, देखिए बेस कितना है IP, बेस IP। P डैश और P दोनों को सेम लेना है, बार बार हम बता रहे हैं। अच्छा हमने बोला था कि अगर ये अल्फा बीटा गामा तीनों बहुत स्मॉल हो, इफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल, अगर ये तीनों बहुत स्मॉल हो तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा को सिर्फ अल्फा इक्वल हो जाएगा। भाई हमने बोला था कि tan अल्फा अप्रॉक्स इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, जो प्रॉपर्टी शुरू में बताई थी कि एंगल बहुत छोटा हो तो tan अल्फा अल्फा के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हम क्या लिख देंगे, यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा कितना AP बाई OP, यहां से बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा AP बाई CP। ठीक है, ये tan हटा दे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा बाद में आप। तो यहां से tan हटा के हमारा क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू AP
बाई सी पी। ऐसे ही यहां से गामा इज इक्वल टू आ जाएगा ए पी बाई आई पी, ए पी बाई आई पी। ठीक है, तो यहां से ऐसे हमारा हो जाएगा गामा इज इक्वल टू ए पी बाई आई पी, ए पी बाई आई पी। क्लियर ना, यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? चलिए, तो अल्फा बीटा गामा निकल गया, शुरू में जो प्रॉपर्टी बताई थी उसके लिए है। ठीक है, चलो यहां से हटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा, यहां से हम थोड़ा हटाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, इसको हटा देते हैं, आप वीडियो बैक करके नोट कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं, हमें ये रिजल्ट की जरूरत थी, बस ये रिजल्ट हमें चाहिए, ये वाला रिजल्ट। अब देखो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ए वाले इक्वेशन में, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा कॉमा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन ए। चलिए, अल्फा की वैल्यू कितनी है ध्यान से देखिएगा, एपी बाई ओपी, अल्फा की वैल्यू एपी बाई ओपी, और फिर प्लस गामा की वैल्यू कितनी है वहां से देखिए एपी बाई आईपी, एपी बाई आईपी इज इक्वल टू, फिर देखिए बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू ये रही आपकी, सॉरी बीटा की वैल्यू यहाँ एपी बाई सीपी, लेकिन ये 2 भी है इसके साथ, तो 2 एपी बाई सीपी। अब देखिए एपी एपी सब जगह है, तो इधर से एपी कॉमन होके इस एपी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे हम 1 बाई ओपी प्लस 1 बाई आई पी इज इक्वल टू 2 इंटू 1 बाई सी पी। ठीक है, अब देखिए ओपी की वैल्यू कितनी है, ओपी पी डैश हम लेंगे, लेकिन पी लेंगे, पी पी डैश दोनों सेम है। ओपी की वैल्यू देखिए यू के इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओपी की वैल्यू यू के इक्वल है, तो यहां पे लिखेंगे 1 बाई यू प्लस आईपी की वैल्यू देखते हैं, आईपी की वैल्यू देखिए किसके इक्वल है, वी के इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, आईपी की वैल्यू कितनी, वी के इक्वल, तो 1 बाई वी इज इक्वल टू 2 इंटू कितना, सीपी की वैल्यू कितनी है देखिए, सीपी की वैल्यू आर के इक्वल है, सीपी की वैल्यू आर के इक्वल है, तो हो जाएगा 1 बाई आर। अच्छा, एक चीज हमें और पता है यहाँ पर कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है। ठीक है, इसका मतलब f इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से ये देखिए ये 2 इधर आएगा, r इधर आ जाएगा, अगर हम नीचे लिखें तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई आर। देखिए ना, f को यहां डिवाइड कर लीजिए, r को यहां डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो 1 बाई एफ 2 बाई आर के इक्वल है, किस रिलेशन से, r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। देखो r इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, ये जितना है उतना ये भी डिस्टेंस होता है। ठीक है, अब यहां से 2 बाई आर की वैल्यू 1 बाई एफ हो जाएगी, तो देखिए इस 2 को हम कहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं 2 बाई आर। ठीक है, तो ये आ गया 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और यही हमें प्रूफ करना था, यही चीज हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में? ठीक है, यही चीज हमें प्रूफ करना था। क्लियर हुआ ना यहां तक? ये देखिए, तो सिंपल सा तरीका है, लेकिन जो शुरू में हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए वो याद करना जरूरी है। जैसे मान लिया कि ये अल्फा जो tan अल्फा अल्फा के इक्वल कैसे हो गया, क्योंकि जब एंगल बहुत स्मॉल लिया जाता है तो हम tan थीटा को थीटा के इक्वल लिख लेते हैं, sin थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन cos थीटा 1 के इक्वल होता है, तो वो बात अलग है। ठीक है, फिर हमने क्या बताया था आपको एजम्पशन कि ये स्मॉल अपर्चर के लिए p और p डैश को आपको सेम मानना है, ये डिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात ये बताई। ठीक, और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दोनों इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। इन तीनों कॉन्सेप्ट का अगर आपने यूज कर लिया तो आपका मिरर फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर से मिरर फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग फिर लेंस फॉर्मूला प्रूफ करेंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।